नमस्कार सभी को, मेरे YouTube के जितने भी दर्शक हैं और मेरे YouTube पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जिसको पूरी देश दुनिया जानती है और उन्होंने बचपन से लगाकर कितना संघर्ष किया, फिर उसके बाद में डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद में अभी 4-5 साल से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और व्हिसल ब्लोअर के नाम से इनको जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के ही नहीं यानी पूरे भारत देश की राजनीति के किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कई दिनों बाद में इनसे हम मिलना चाह रहे थे, काफ़ी व्यस्तताएँ हैं सर की। उसके बाद आज इनको समय मिला और हमने कहा कि सर आप आपसे मिलना चाहते हैं, तो आज इनको समय मिलने के बाद हमको बोला। आज जानते हैं उनसे कि बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन का अनुभव और कितना क्या स्ट्रगल रहा, राजनीति में कैसे आए, ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। तो सर नमस्कार। जोहार। मेरे चैनल का नाम है सज्जन कटारा, उसमें आपका स्वागत सर। थैंक सर आप बताइए कि आपका जैसा मुझे पता है जितना सोशल मीडिया के माध्यम से जितना जाना समझा आपको सब जानते हैं। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा-सा कि बचपन कैसे परिवार में निकला, एजुकेशन कहाँ करी? क्या थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को देखिए, सतपुड़ा अंचल में जी, एक गाँव है छोटा सा डंगरहाई। जी, वहाँ मेरे दादाजी वन संपदा आदिवासियों से खरीदते थे। छोटा सा व्यवसाय था जी, और एक छोटी सी खेती थी। जी, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जी, ये होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर पे एक छोटा सा गाँव है सतपुड़ा के अंचल में। जी, वहाँ से फिर मेरे पिताजी ने पढ़ाई की जी, और मेरे पिताजी शिक्षक थे। जी, और मेरे पिताजी की पोस्टिंग जो है महेंद्र गांव करके गांव है, वो भी सतपुड़ा के अंचल में है, हरदा जिले में। वहाँ मेरे पिताजी टीचर हैं। जी, उनके मार्गदर्शन में मैंने 7वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए आगे मैं हरदा जी, माइग्रेट हुआ और हरदा से फिर मैं 12वीं के बाद मैं इंदौर आया। जी, 30 साल पहले मैं इंदौर आया था। जी, इंदौर आके मैंने यहाँ पीएमटी की कोचिंग की। जी, 3 साल लगे मुझे पीएमटी क्रैक करने में। जी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ का जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहाँ से एमबीबीएस किया। जी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से आई स्पेशलाइजेशन में डीएमएस किया। जी, और उसके बाद फिर मैंने 3 साल का एसआरशिप किया। जी, तो इस तरीके से मेरा एक शैक्षणिक आपने देखा। और फिर मेरा जो जॉब है, जी, पीएससी के माध्यम से मैं मेडिकल ऑफिसर बना, जी, लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और इंदौर में करीब 1-1.5 साल पहले तक मेरी नौकरी थी। जी, तो कई सारे आंदोलन किए, कई बार जेल गए, जी, कई मुकदमे हुए, तो उसके चलते सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जी। तो अभी फिलहाल ऐसे ही आदिवासियों के बीच में रहना और उनके राइट्स के लिए लड़ना जी। पिछले 5-6 साल से मेरी यही दिनचर्या। आप एक डॉक्टर थे और बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे और इतने मतलब कई लोगों का सपना होता है जिस पोस्ट पे आप थे, वहाँ से ऐसी क्या चीज़ हुई, ऐसी क्या जीवन की इंसिडेंट हुए जिससे आप राजनीति में आना पड़ा या फिर आपको बहुत सारे ऐसे आंदोलनों में जाना पड़ा? ऐसी क्या घटना आपके जीवन की रही? देखिए, जब व्यापम घोटाला उजागर किया हमने, उजागर करने के बाद जब हमको लगा कि पूरे दुनिया को जब पता है कि किस आदमी ने घोटाला किया है, जी, कौन मंत्री, कौन मिनिस्टर, कौन चीफ मिनिस्टर इसके पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, जी, इन सब के बावजूद भी दोबारा वही लोग चुनाव जीत गए। जी, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं राजनीति को बदलना पड़ेगा। और राजनीति को बदलने के लिए मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी है जी, और 16% दलित समाज से हैं लोग। हाँ, हाँ, इन सबको संगठित करना पड़ेगा और संगठित करके जो बेरोजगार युवाओं को और इन सबको संगठित करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर इन ताकतों को हम हरा पाएंगे। जी, तो जयस संगठन पहले से यहाँ काम कर रहा था, तो उनके बीच में मैंने काम करना शुरू किया। और आज जयस के 3 विधायक हैं मध्य प्रदेश में जी, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मार्गदर्शन उनको रहता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग चुनकर आए जी, और विधानसभा में जनता के मुद्दों पर आवाज उठाएं। जी। ये हमारा सपना है, उसी में हम काम कर रहे हैं। ओबीसी से आप बिलोंग जी। करते हैं। ओबीसी से बिलोंग करने के बाद आप आदिवासियों के लिए इतना डेडिकेट रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, मेरी जो जाति है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जाति है। जी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब वो लोग जो वन संपदा पर आधारित जिनका व्यवसाय है। जी, तो महुआ और जो वन संपदा है, तेंदुपत्ता है, जी, लाख है, चिरौंजी है, गुली है, इन सब चीजों को आदिवासियों से लेकर मेरे दादाजी इनको बाजार में बेचते थे और उनसे जीवन यापन होता था। जी, तो कई सालों से, हजारों सालों का हमारा आदिवासियों का संबंध है। जी, और मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से आदिवासी अंचल में हुई है, तो आदिवासियों से मेरा एक बड़ा कनेक्ट था। जी, और मैं चाहता था कि आदिवासियों में जो रिमोट ऑपरेटेड जनप्रतिनिधि हैं, जी, वो सिस्टम खत्म हो, जी, क्योंकि बड़े लोगों के जो
नौकर चाकर थे उनको विधायक बनाया जाता था, वो रिमोट से चलते थे उनके। तो एक स्वतंत्र आदिवासी नेतृत्व खड़ा हो, इसके लिए काम करने की इच्छा थी और इसीलिए मैं आदिवासी जनसंगठनों से आदिवासी जन संगठनों का सपोर्ट करते हो और जितने भी आजकल के युवा है उनका बहुत मोटिवेट करते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से भी और हर प्रकार से। और इन सब चीजों को करते हुए आप जेल भी गए, जी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं क्यों करूं ये सब चीजें, मुझे क्यों करना चाहिए? एक हो जाता है ना कि गिव अप कर देते हैं, ऐसा कभी हुआ क्या आपके साथ? देखिए, किसी को तो करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि माँ प्रकृति ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं ये काम करूं, मुझे चुना गया है इसके लिए, तो इसलिए ये काम कर रहे हैं। और मेरे पहले भी कई लोग हुए, गढ़चिरौली में बाबा आमटे जी रहे और भी कई कुछ डॉक्टर्स दंपत्ति रहे जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। विनायक सेन रहे छत्तीसगढ़ में, पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने बहुत काम किया। तो इन लोगों की लाइफ से इंस्पिरेशन लेके कि नहीं, हमको भी आदिवासी वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए और ये जितना बन सकता है उतना करते हैं। और जेल और ये तो आंदोलन का हिस्सा है। देखिए, यदि आप मौजूदा सरकार या उनकी नीतियों का विरोध करते हैं या उनकी गलत चीजों को उजागर करते हैं तो सरकार का काम है, सरकार पहले सप्रेस करती है, लेकिन देर सवेर जो है वही लोग बाद में नेता बनते हैं। और यदि हम हमारे आंदोलनों के माध्यम से नेतृत्व खड़ा कर पाए तो मध्य प्रदेश की और राजस्थान, खासकर भील प्रदेश की जो राजनीति है जिस तरीके से करवट ले रही है, आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में भी 3 एमएलए हैं स्वतंत्र विचारधारा के, मध्य प्रदेश में भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं हम राजनीति और आदिवासी क्षेत्रों की सूरत को बदलने में कामयाब होंगे। आप अभी इस चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो वहां आपको जाते हुए रास्ते में पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ करके आपको लेके आ गए, तो ये वास्तव में कोई कारण था या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट? नहीं, वो तो बड़छापरा में गया था। बड़छापरा में बिरसा मुंडा जी का जो मूर्ति की स्थापना थी, तो वहां पर हमारे ऊपर एक झूठा केस लगाया गया कि हम लोगों ने कलेक्टर को, सांसद को और वहां के क्षेत्रीय विधायक को मारा। झूठा केस था। और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उसमें मौजूद अधिकारी हमको झुकाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम आरएसएस के लिए काम करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। और यदि स्वतंत्र रूप से हम आदिवासी नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से दूरगामी ये हमको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो हम जैसे लीडर्स को दबाने की प्रयास करते हैं। तो उससे इस पार्टी के दरमियान आपने एक और पार्टी ज्वाइन करी थी, उसका क्या नाम? देखिए, मैंने ज्वाइन नहीं की थी। मैं भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना की पार्टी है, उन्होंने तेलंगाना राज्य को बना के दिखाया अलग। तो जाहिर सी बात है कि इतना पुराना राजनीतिक है, केंद्रीय मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे 2 बार के, तो उनसे सीखना चाहिए कि आप अलग राज्य कैसे बनाओ। हमारे यहाँ अलग गोंडवाना की मांग चल रही है, अलग भील प्रदेश की मांग चल रही है, तो ये प्रदेश कैसे बनेंगे, क्या प्रोसीजर होती है उसकी, उनको उनसे अनुभव लेने गए थे। और दूसरा, यदि हमारे स्वतंत्र विचारधारा के लोग यदि राजनीति में आना चाहते हैं, विधायक और सांसद बनना चाहते हैं, तो उनके लिए रिसोर्सेस, चुनाव में बहुत पैसा लगता है और रिसोर्सेस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे लोग जो कि नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस हैं, थी उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो मदद लेने के लिए ही मैं तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के जो सुप्रीमो केसीआर जी से मिला था और उन्होंने मदद के लिए आश्वस्त भी किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मध्य प्रदेश में चुनाव में मदद नहीं कर पाए या नहीं लड़ पाए। लेकिन भविष्य में सारे बड़े नेताओं को आपस में बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं उनको आपस में बात करके मुद्दों पर चर्चा करते रहना चाहिए। आप उस दरमियान आजाद समाज पार्टी के भी साथ रहे, तो वो क्या कारण रहा? नहीं, चंद्रशेखर रावण जी के साथ हूं मैं और दलितों के बड़े नेता हैं उभरते हुए राष्ट्र में। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई दलित नेता भी है और दलितों के बीच में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के दलितों को संगठित किया और एकजुट किया है, काबिल तारीफ है। और धीरे धीरे ऐसे लोग नेता बनते हैं। आज मायावती जी किन्हीं कारणों से पिछले कुछ सालों से निष्क्रिय रही। कई जगह जब हमने देखा कि दलितों पर अत्याचार होते हैं तो सबसे पहले चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचते थे। तो भारत की राजनीति में चंद्रशेखर रावण एक उभरता हुआ चेहरा है और आप देखिए एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दलितों की राजनीति करेगा। राजनीति से हट करके अभी जैसे हसदेव अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ का है, उसमें पूरे वन को काटा जा रहा है और उसके ऊपर सरकार की कोई भी आवाज, सरकार ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अन्य समुदाय के भी लोग उतने जागरूक नहीं हुए जितने आदिवासी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो सिर्फ आदिवासी ही क्यों प्रकृति को बचाना चाहते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? देखिए, बाकी लोगों को समझ नहीं है। आदिवासी वर्ग अपने आप को पर्यावरण और प्रकृति से जितना अटैच महसूस करता है,
अन्य वर्ग उतना टच महसूस नहीं करता है। जो सनातन का आधार है वो पंच तत्व है, जल, अग्नि, वायु। कायदे से तो सबसे पहले सनातन के शंकराचार्यों को आवाज उठानी थी कि यदि वन काटे जा रहे हैं तो भगवान राम ने वनवास किन जंगलों में काटा। आज उन जंगलों को काटा जा रहा है। जिन जंगलों ने उनको आश्रय दिया, वहां कोयला के लिए जंगलों को काट दिया जा रहा है। और आज आप जंगलों को यदि काट देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? और वहां पर घने जंगलों में जो मौजूद वायरसेस हैं, वहां से यदि वो बाहर आएंगे तो कोरोना जैसी और कई सारी बीमारियां, मंकी वायरस है, ऐसी कई बीमारियां लोगों को झेलनी पड़ेंगी। तो प्रकृति में एक संतुलन होना चाहिए। और जंगलों को मैं यदि कभी किसी पावरफुल पोस्ट पे आया तो मैं तो कानून बना दूंगा कि किसी भी कीमत पर किसी भी जंगल को, एक पेड़ को भी नहीं काटा जाए। आप सूखे पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन हरे भरे वृक्षों को, जंगलों को काटने की सख्त मनाही होना चाहिए। जिस तरीके से कानून है कि इस देश के अंदर मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी, उसको नहीं मारा जा सकता, शेर राष्ट्रीय पशु, उसको नहीं मारा जाए, उसी तरीके से जंगलों को नहीं काटा जाए, इसके लिए कानून होना चाहिए। हसदेव को लेकर हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये पूंजीपति लोग देखो दोनों पार्टियों को कमांड कर रहे हैं अभी, तो इसलिए स्वतंत्र नेतृत्व की जरूरत है और स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। तो जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, और बिल्कुल चलना चाहिए, राम वास्तव में हिंदुत्व के हम सब के हैं, तो जितना उनके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, वैसा हसदेव के लिए क्यों ये लोग, इनको क्या करना चाहिए? आप अपने हिसाब से क्या बताएंगे? मैं यही समझा रहा हूँ लोगों को कि भाई आप जिस तरीके से सनातन वर्ग के लोगों ने राम के मुद्दे को उठाया, केस लड़े कोर्ट में, संगठित हुए और संगठित होकर आज मंदिर बना रहे हैं, उसी तरीके से जो आदिवासी वर्ग के भी जो मुद्दे हैं उन पर नए सिरे से संगठित होने की जरूरत है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी आवाज नहीं भी उठाएगा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक पुरजोर तरीके से हम आवाज उठाएं। जुडिशरी में हमारे लोग पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लॉयर बनाएं। हमारे बच्चे जिस दिन हाई कोर्ट जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, उस दिन हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि जिसके अंदर आदिवासी डीएनए होगा वो जंगलों को लेकर संवेदनशीलता दिखाएगा वो जज। और जब हम वहां पिटीशन फाइल करेंगे या कुछ होगा, तो हमें लगता है कि फिर हमारे मन मुताबिक आदेश आएंगे। जिस तरीके से राम जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जबकि वहां दूसरे पक्षकार भी थे, तो उनकी भावना और उनकी विचारधारा का आदमी सुप्रीम कोर्ट जज था तो आदेश हो गया। जिस तरीके से हमारी विचारधारा का आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज की कुर्सी पे बैठता है, तो फिर हसदेव जैसे जंगलों को पूंजीपति नहीं काट पाए। बिल्कुल सही है। और इसमें कुछ शंकराचार्य, जैसे मैं टीवी में देख रहा हूँ, उसमें इसका भी विरोध करें, कभी मंदिर पूरा बना नहीं और उस प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कुछ ऐसे हो सकता है अफवाह हो, लेकिन जो देखा वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं। तो उसके देखिए, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं वो, क्योंकि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा वाली तो बात मुझे गले नहीं उतरती, क्योंकि पहले से ही वहां एक मूर्ति विद्यमान है। वो उस मूर्ति ने ही पूरा केस लड़ा है, जिसको हम रामलला विराजमान बोलते हैं। उन मूर्ति के माध्यम से केस लड़ा गया। जब पहले से ही वहां एक मूर्ति है तो मंदिर का पुनरुद्धार एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पूरा जो माहौल बना रहे हैं, वो राजनीतिक फायदे की दृष्टि से बना रहे हैं। क्योंकि यदि धार्मिक कार्य था तो शंकराचार्य लोगों को आगे किया जाना था, और मंदिर पूर्ण रूप से बनने के बाद ही तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा या अन्य कोई आयोजन होना था। सब लोगों को बुलाया है सर? आपके पास भी कोई इनविटेशन है? मुझे बुलाया नहीं, मेरे अपने राम है, मैं धर्म, मेरा निजी विषय है, मैं सनातनी हूँ और धर्म को मानता हूँ, और अपने घर में पूजा करते हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि धर्म से कहीं ज्यादा जरूरत आज देश को अच्छे अस्पतालों की है, अच्छे स्कूलों की है, अच्छे शिक्षण संस्थानों की है। तो धर्म एक विषय हो सकता है, लेकिन गवर्नेंस एक अलग इशू है। तो यदि आप राजनीति में हैं तो आपके लिए धर्म के साथ साथ कई दूसरे भी महत्वपूर्ण विषय हैं। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जिस हालत में रह रहे हैं, जो गरीबी है हमारे देश में, उन लोगों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, और खासकर एजुकेशन पे और हेल्थ पे। तो हमारा मेन फोकस उस पर रहता है। धर्म को लेकर हम राजनीति नहीं करते। अभी कमलेश्वर डोडियार जी ने अपने विधानसभा में, और राजस्थान से भी 2-3 विधायक चुने गए, उससे पहले ये दिलीप जी भूरिया साहब ने, इन लोगों ने भील प्रदेश बनाने के लिए आवाज उठाई थी। तो क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि वो जो केसीआर जी से मिले और उन्होंने उस राज्य को बनाया, तो भील प्रदेश बनाने की क्या प्रोसेस होगी और ये कैसे बन सकता है? देखिए, जिन राज्यों को मिलाकर भील प्रदेश बनाया जाना है, सबसे पहले तो वहां के लोगों को कन्विंस करना होगा कि भील प्रदेश क्यों बनाया जाए, उसका क्या फायदा होगा। जब तक आप लोगों को उसका फायदा नहीं बताओगे, वो आपकी विचारधारा के साथ और आपके साथ सहमत नहीं होंगे। उसके बाद फिर वहां की जो विधानसभाएं हैं चारों राज्यों की,
वहां ये प्रस्ताव पारित होना होगा कि भाई भील प्रदेश राज्य बनाया जाए, और बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, एक विधायक से पारित नहीं होता है कि एक, जैसे यहाँ 230 विधायक हैं तो 115 से ज्यादा विधायक तैयार होने चाहिए कि भाई भील प्रदेश की मांग पर हम सहमत हैं। तो उसके लिए बड़े स्तर पर एक जन समर्थन हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो ये देखेगा कि कौन कौन सी तहसील, कौन कौन सी गांव, कौन कौन से फलिए भील प्रदेश में आने हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। तो केंद्र की सरकार, और जब ये 4 राज्यों की सरकार जब तैयार हो जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन की जरूरत है। तो जब ये खड़ा होगा तब जाकर कोई नया भील प्रदेश बनेगा, क्योंकि हमने देखा है तेलंगाना को, हमने देखा है छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, ये राज्य बहुत बलिदान से बने हैं। और कई सारे राज्यों की मांग मध्य प्रदेश में पहले से चल रही है, बुंदेलखंड की मांग चल रही है, मध्य प्रदेश की चल रही है, जो कि नहीं बन पाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो माहौल और मोमेंटम खड़ा ये लोग नहीं कर पाए, है ना। उत्तर प्रदेश में हम जाए तो हरित प्रदेश की मांग चल रही है ना। तो ये क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वहां पर अभी इतना मोमेंटम नहीं है। यदि आपको भील प्रदेश बनाना है तो आपको अच्छा मोमेंटम खड़ा करना पड़ेगा और जन समर्थन जुटाना पड़ेगा, और उसमें सभी जातियों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। सिर्फ आदिवासियों के सहयोग से भील प्रदेश नहीं बनेगा। ये चीज आपको होल्ड रखना, क्योंकि इनका है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक समुदाय को सपोर्ट करना, कि जातियां बाकी समुदाय माइग्रेट हैं उन सब का विरोध से, तो क्या इनके सिर्फ एक ही जाति के या एक समूह से ये प्रदेश बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। यदि आपको भील प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, जिन जिलों को मिलाकर आप बनाना चाहते हैं, वहां पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, वहां पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं, वहां पर जो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के जो लोग रहते हैं, उन सबको साथ में यदि आप लोगे और तब जाकर उस वर्ग से कई विधायक बनेंगे, तब जाकर आपका भील प्रदेश का प्रस्ताव विधानसभा में पास होगा, तब जाके केंद्र सरकार मजबूर होगी कि भील प्रदेश बनाया जाए। तो हमको सभी वर्ग को साथ लेकर इस मांग को आगे बढ़ाना होगा। लोगों को ये लगना चाहिए कि भील प्रदेश सिर्फ भीलों का प्रदेश नहीं है, ये इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एक मांग है, तब जाकर ये प्रदेश बन पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का गठन हुआ है ना, दूसरे राज्यों का गठन हुआ, तो तब बहुत बड़ी संख्या में वहां की जनता ने जब ये मांग की, और जब केंद्र और राज्य सरकारों को लगा कि नहीं इस राज्यों को बनाना पड़ेगा, तब जाके वो राज्य बनाए गए। तो भील प्रदेश की मांग यदि आपको खड़ी करनी है तो आपको बड़े स्तर पर कम से कम ST SC माइनॉरिटी को, आदिवासी वर्ग को साथ लेना हो। आप इतना संघर्ष कर रहे हैं और जेल भी गए, फिर उसके बाद नौकरी पे हैं या फिर कैसे क्या? नहीं, मुझे तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया था यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने, और अभी मुझे पेंशन मिलती है करीब 10,000 रुपए महीना, और बाकी मेरी वाइफ ही डॉक्टर है, तो चल रहा है जीवन यापन, और हमारी को बहुत ज्यादा आवश्यकताएं, जरूरतें है नहीं। जैसे कहावत है कि भाई आपके जितना है उतनी चादर फैलानी चाहिए, तो हम लोगों की जो खर्च है वो बहुत कम है, न्यूनतम खर्च है। न्यूनतम खर्च में ही जीवन जीने की आदत आपको डालनी चाहिए, और जिससे कि आप लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। आज नौकरी नहीं भी है तो हम उस चीज के लिए पहले से मेंटली तैयार थे कि किसी भी वक्त हमको नौकरी से निकाला जा सकता है। यदि नौकरी से निकाल भी दिया है तो कोई हमको बहुत ज्यादा परेशानी उसमें नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है, हम बहुत कम खर्च में हमारा जीवन यापन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या पूरे भारत के जो युवा जो आपसे इंस्पायर हैं और जो आपको एक मोटिवेटर समझते हैं, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए डॉक्टर आनंद राय, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? क्या करना चाहिए? मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो, और अपने मूल्यों को और अपने जड़ों को, जो रूट से जहां से आप निकले हो, उनको मत भूलो, उनको लेकर चलो। अपने समाज के साथ रहो, संगठित रहो, अपने कुटुंब, अपना जो कुनबा है उसके लिए कुछ करो। और लोग शहर आ जाते हैं, गांव भूल जाते हैं, है ना। गांव के अंदर और आपके जो रूट्स हैं, दादा परदादा, जो आपका पूरा जिस चीज से आप निकल के आए हो यहाँ तक, उन लोगों के लिए आपको कुछ न कुछ, यदि आप सक्षम बन गए हो, आपके पास नौकरी है, तो आपको आपके समाज के अन्य लोगों को प्रोत्साहित करके उस तक लाना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। जैसे मैं कुछ लोगों को पढ़ाई में मदद कर रहा हूँ, एक बच्ची है उसको IAS की तैयारी करने के लिए मदद कर रहा हूँ, और भी कई लोगों को मैं मदद करता हूँ पढ़ाई लिखाई में। तो उनको कैसे भी करके आपको, यदि आप इस शहर में आ गए हो और आप सक्षम हो, तो आप अपने बिरादरी के दूसरे लोगों को भी आगे लाओ, तब जाके आप बड़े बनोगे। सिर्फ पैसा कमाने से या पूंजीपति बनने से आपको समाज में बड़ा नहीं बनता कोई आदमी। आपको लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर कुछ करना होता है, उससे आप बड़े बनते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। अंत में सभी जो दर्शक हैं उनको मेरे चैनल के बारे में आप थोड़ा सा मैसेज। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सज्जन भाई, और इस तरीके से अलग अलग विधाओं में आपके पास जो भी टैलेंट हो उसमें आपको आगे आना चाहिए, और आप निश्चित ही यदि मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, और मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।